हर चुनाव आप जानते हैं एक कहानी कहता है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं रहती। वो जमीन की कहानी होती हैं, वहां के लोगों की उम्मीदों की। आज हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे ही इलाके दाम्बुक और समझेंगे वहां की कहानी। देखिए, ये विश्लेषण किसी नेता के बारे में नहीं है, ये उन ताकतों के बारे में है जो वहां का भविष्य तय करती हैं। हमारा मकसद तो बस इतना है कि आंकड़ों के जरिए उस रास्ते को देखें जो सच में लोगों की भलाई की तरफ ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश के दाम्बुक से। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता सांस्कृतिक और राजनीतिक मैदान है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, नहीं, ये वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी पसंद उसको तय करते हैं। तो यहाँ का हर एक वोट असल में वहाँ की मिट्टी की कहानी कहता है। आइए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले दाम्बुक की रूह को महसूस करेंगे, फिर देखेंगे कि वोटर्स यानी मतदाता आंकड़ों के जरिए आखिर क्या इशारा कर रहे हैं। फिर हम मैंडेट के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और हाँ, टूटे हुए भरोसे को जोड़ने के तरीके भी खोजेंगे, और आखिर में एक एक्शन ओरिएंटेड 90 दिन का प्लान देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दाम्बुक की आत्मा को समझने से, क्योंकि जब तक आप वहाँ की जमीन और लोगों को नहीं समझेंगे ना, तब तक वहाँ की पॉलिटिक्स के समीकरण को हल करना आसान नहीं, नामुमकिन है। आखिरकार वहाँ की सियासत, वहाँ की संस्कृति और समुदाय की जड़ों से ही तो निकलती है। दाम्बुक की जो धड़कन है ना, वो दो प्रमुख आदिवासी समुदायों में बसती है, इदुमिश्मी और आदि। ये सिर्फ आबादी का एक हिस्सा नहीं है, नहीं, ये इस इलाके की पहचान है, इसकी सियासत की आत्मा है। उनकी जिंदगी, उनकी परंपराएं, उनके सपने वही तय करते हैं कि दाम्बुक का वोट किस तरफ जाएगा। उनकी वफादारी, उनकी पसंद वही दाम्बुक का कल लिखती है। अब इस नंबर को देखिए, लगभग 90%। ये कोई मामूली चुनावी आंकड़ा नहीं है। इतना ज्यादा मतदान, ये क्या बताता है? ये बताता है कि दाम्बुक के लोग अपनी ताकत को जानते हैं और उसे इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। यहाँ हर एक वोट की कीमत है और हर आवाज अपनी गिनती चाहती है। तो चलिए, इस सांस्कृतिक जमीन से अब हम सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। कहते हैं कि आंकड़े बेजुबान होते हैं, लेकिन इनकी कहानी में ना कई गहरे राज छिपे होते हैं। आइए देखते हैं कि दाम्बुक के मतदाताओं ने हाल के चुनावों में हमें क्या संकेत दिए हैं। ये 2024 के चुनाव का डैशबोर्ड है। देखिए, कुल मतदाता हैं लगभग 12,000 और टर्नआउट कमाल का 90%। बीजेपी को मिले 49.2% वोट और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी पीपीए को 47.4%। कांग्रेस सिमटकर सिर्फ 2.2% पर रह गई। लेकिन असली कहानी इन दो बड़ी पार्टियों के बीच के फर्क में है। बहुत बहुत ही करीबी मामला था। और ये है वो नंबर जो इस करीबी मुकाबले को और भी ड्रामेटिक बना देता है। सिर्फ 222 वोट। सन 2024 में जीत और हार के बीच बस इतना सा फासला था। सोचिए, ये तो किसी छोटे से गांव की आबादी से भी कम है। जब अंतर इतना कम होना, तो इसका मतलब साफ है, हर एक वोट, हर एक परिवार, हर एक गली की अपनी अहमियत है। ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असली ताकत मार्जिन पर ही होती है। तो आज की इस तस्वीर को ठीक से समझने के लिए ना, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरी फिल्म देखनी होगी, क्योंकि एक चुनाव तो बस एक स्नैपशॉट होता है, लेकिन जब आप कई चुनावों को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। आइए पिछले 7 कार्यकालों के मैंडेट के ताने बाने को समझते हैं। ये जो ट्रेंड मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये दाम्बुक की राजनीतिक जमीन के जबरदस्त उतार चढ़ाव को दिखाता है। देखिए, 2009 में कांग्रेस बाल बाल हारी, फिर 2014 में 60% से ज्यादा वोट लेकर एक जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन फिर 2019 तक ये समर्थन गिरकर सिर्फ 2.7% रह गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल भूकंप था। ये पैटर्न साफ बताता है कि यहाँ के वोटर की लॉयल्टी किसी एक पार्टी से बंधी हुई नहीं है, और वो सत्ता के खिलाफ लहर बनाने में देर नहीं लगाते हैं। और ये बार चार्ट 2019 के उस तूफान को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सिर्फ 5 साल में 60% से सीधे 3% पर आ जाना। देखिए, ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का, पूरे ढांचे का कोलैप्स था। इसके पीछे की वजह क्या थी? कमजोर स्थानीय संगठन, उम्मीदवार चुनने में गलतियां और सबसे बढ़कर लोगों से, मतदाताओं से टूटता हुआ संपर्क।
ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जनता का भरोसा कोई जागीर नहीं है, इसे हर रोज हर दिन कमाना पड़ता है। और जब भरोसा टूटता है ना, तो संवाद भी टूटता है। और यहीं पर हमें लोकतंत्र की एक बुनियादी बात याद रखनी चाहिए। देखिए, एक लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद को सूचित और जिम्मेदार दोनों होना चाहिए। ये सिर्फ एक कीमती विचार नहीं है, ये वो सम्मान है जो हम नागरिक के तौर पर एक दूसरे को देते हैं। जब ये सम्मान खत्म होता है तो उसके नतीजे हमें इन आंकड़ों में दिखाई देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बिखरे हुए जनादेश को फिर से कैसे जोड़ा जाए। इसका जवाब एक चार तरफा रणनीति में है, एक ऐसा रास्ता जो सीधे गवर्नेंस तक ले जाता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, मतलब चार चेहरों वाली स्ट्रैटेजी। आप इसे एक मजबूत कुर्सी की तरह सोचिए जिसके चार पाए होते हैं। पहला इलेक्टोरल यानी चुनावी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक, तीसरा नैरेटिव यानी कथात्मक और चौथा रिसोर्स यानी संसाधन। जब ये चारों मिलते हैं ना, तो एक ऐसा मैंडेट बनता है जो किसी भी तूफान में टिका रह सके। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहला पाया है इलेक्टोरल। यहाँ सबसे जरूरी है एक विश्वसनीय स्थानीय आदिवासी उम्मीदवार, कोई ऐसा जिसकी जड़ें जमीन में गहरी हों, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। इसके साथ ही सत्ता के खिलाफ जो वोट हैं उन्हें बिखरने से रोकने के लिए सही पार्टियों से गठबंधन करना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा पाया है ऑर्गेनाइजेशन। जमीनी स्तर पर संगठन को ईंट दर ईंट फिर से खड़ा करना होगा। एक ऐसा संगठन जो हर गांव, हर मोहल्ले में मौजूद हो, जिसके कार्यकर्ता लोगों की हर जरूरत को समझें। ये इलेक्शन टाइम संगठन नहीं हो सकता, इसे साल के 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा। तीसरा पाया है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी। एक ऐसा मैसेज जो लोगों के दिलों को छू जाए, जैसे कि सम्मान के साथ प्रगति। ये नारा सिर्फ विकास का वादा नहीं करता, बल्कि आदिवासी पहचान और संस्कृति के सम्मान का भी वादा करता है। ये वो कहानी है जो लोगों की नाराजगी को भी आवाज देती है और उनकी अस्मिता को भी सलाम करती है। और चौथा और आखिरी पाया है रिसोर्सेज, मतलब हर संसाधन का अक्लमंदी से इस्तेमाल। छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर बड़े नेताओं की हाई प्रोफाइल रैलियां तक, हर चीज का एक मकसद होना चाहिए। पैसा, समय और एनर्जी तीनों को वहां लगाना होगा जहां से सबसे ज्यादा असर हो। तो चलिए अब हम अपना ध्यान वापस उन पर लाते हैं जिनके लिए ये सारी कवायद है, मतदाता। आखिर में सारी राजनीति विश्वास के एक धागे से ही बंधी होती है। उस धागे को फिर से जोड़ने के लिए पहले उन शिकायतों को समझना होगा जिन्होंने उसे तोड़ा था। ये हैं दाम्बुक के लोगों की असली शिकायतें। टूटी सड़कें, अंधेरे गांव, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नहीं, बीमार पड़ने पर अच्छा अस्पताल नहीं, और इन सब के ऊपर एक गहरा डर कि कहीं उनकी अपनी पहचान, उनके रीति रिवाज उनसे छिन ना जाएं। देखिए, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोज की जिंदगी का दर्द है। तो इन शिकायतों पर मरहम लगाने और भरोसा वापस जीतने के लिए कैसा नेता चाहिए? जो आइडियल उम्मीदवार है वो गांव के बुजुर्ग जैसा होना चाहिए। एक सम्मानित स्थानीय आदिवासी नेता, 45 से 60 साल के बीच की उम्र, साफ सुथरी छवि और जिसका पूरा जीवन समुदाय की सेवा में गुजरा हो। एक ऐसा नेता जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि विश्वसनीयता और ईमानदारी का प्रतीक हो। अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, एक्शन प्लान। चुनाव के दिन तक की एक बिल्कुल साफ, समय पे बंधी हुई उल्टी गिनती। तो ये है 90 दिनों का काउंटडाउन। पहले 30 दिन मोमेंटम बिल्डिंग, टीम खड़ी करना, उम्मीदवार फाइनल करना। अगले 30 दिन मास एंगेजमेंट, घर घर दस्तक, जनसभाएं। आखिरी 30 दिन हाई गियर, हर वोटर से सीधा संपर्क, सोशल मीडिया पर आक्रामक अभियान। और फिर डी-डे, यानी गेट आउट द वोट, एक एक वोट को पोलिंग बूथ तक लाना और बूथ मैनेजमेंट। हर चरण का एक ही मकसद है, जीत। और जब हम लोगों से जुड़ने के इन नए तरीकों की बात करते हैं तो एक और सिद्धांत को याद रखना बहुत जरूरी है, जो भरोसे की बुनियाद है। सभी राजनीतिक जुड़ाव को गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। लोगों की निजी जानकारी एक अमानत है, एक ट्रस्ट है। इसे भारत के कानून के तहत पूरी सावधानी और सही मकसद के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये वो नैतिक सीमा है जिसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। दाम्बुक की कहानी हमें याद दिलाती है कि जनादेश कोई संपत्ति नहीं, एक जिम्मेदारी है। इसे हर दिन लोगों की सेवा करके कमाना पड़ता है।
यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से MGR एंड blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।